नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी जानकारी लेकर जिस जानकारी की वजह से अमेरिका खुद परेशानी में फंस गया है कि उनका ये इतना सीक्रेट डॉक्यूमेंट कैसे लीक हो गया। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें अमेरिका ने पूरी प्लानिंग बताई हुई है कि वो कैसे कैसे ईरान पर हमला करेगा, कहां से हवाई जहाज उड़ाएगा, कौन से एयरबेस से अपने फाइटर जेट्स उड़ेंगे, यहां तक की सारी जानकारी हो और वो जानकारी अब चर्चा का विषय बन गई हो। तो निश्चित ही ये अमेरिका के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। साथ ही साथ ऐसे में आज आपको ये जानकारी मिलेगी कि ईरान पर हमले की इन्होंने प्लानिंग क्या की थी। अब चलो ये रिवील हो गई है तो कोई और प्लानिंग होगी, लेकिन अब तक की प्लानिंग क्या थी वो सारी जानकारी इस सेशन में आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो जैसा आप सभी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जितने भी घटनाएं चल रही हैं, चाहे इजराइल के साथ हमास का कन्फ्लिक्ट चल रहा हो या हिजबुल्लाह का या हूतियों का, इन सब के प्रति जिम्मेदार कौन था? तो ईरान था। एक बार के लिए बस इस मैप के माध्यम से यह समझ लीजिए कि ईरान की लोकेशन और इजराइल की लोकेशन में कितना फर्क है, और यह पूरा मैप अपने आप में आज की सारी कहानी को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए, ये जो इजराइल आपको दिखाई दे रहा है, जिसके एक तरफ समुंदर है जिसको आप मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर कहते हैं, इस भूमध्य सागर से कोई भी यूरोपियन जहाज आसानी से इजराइल पहुंच सकता है। लेकिन इजराइल से ईरान अगर पहुंचना हो तो आपको कई देशों के ऊपर से उड़कर जाना होगा, या फिर पानी के माध्यम से निकल करके यूं होते हुए आपको इस रास्ते से होकर ईरान पहुंचना होगा। तीसरा तरीका, आपको हवाई जहाज के माध्यम से उड़ के जाने का होगा। हवाई जहाज के माध्यम से अगर आप उड़ते हैं तो आपके पास गिवन ऑप्शन एक तो ये निकल कर आता है, दूसरा ऑप्शन निकल कर आता है कि वाया जॉर्डन होकर आप निकलें। इस स्थिति को अगर आप देखें तो ये सारी स्थितियां आपको आसानी से वाकिफ हो जाएंगी कि इजराइल के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शंस नंबर एक, अगर इजराइल अपनी तरफ से ईरान पर गोले दागता है या फिर हमला करने जाता है तो उसे सीरिया का एयर स्पेस क्रॉस करना होगा, इराक का एयर स्पेस क्रॉस करना होगा, तब जाकर ईरान पर हमला करेगा। दूसरा ऑप्शन है कि वो जॉर्डन का एयर स्पेस क्रॉस करे, सीरिया के ऊपर से ना उड़े, इराक का ऑप्शन क्रिएट करते हुए यहां से निकल जाए। तीसरा तरीका क्या है कि जॉर्डन से होकर निकले और सऊदी अरब के ऊपर से जाए और सऊदी के ऊपर से होते हुए पर्शियन गल्फ से क्रॉस होते हुए इधर चला जाए। सऊदी का बहुत ज्यादा एरिया इनके सामने पड़ता है। एक और ऑल्टरनेटिव भी था इजराइल के पास, क्योंकि इजराइल अमेरिका का ही एक तरह से आधी कटी रोटी टाइप का मित्र है। तो एक और ऑप्शन था, और वो क्या था कि अमेरिका ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इन सब देशों में अपने एयर बेसेस बनाए हुए हैं। आइदर एयर बेस बनाए हुए हैं या फिर जमीनी अपने सैनिक छोड़े हुए हैं। अमेरिका ने नहीं छोड़े हुए हैं तो यूके वालों ने छोड़े हुए हैं, यूके ने नहीं छोड़े तो फ्रांस ने छोड़े हुए हैं। इन सभी देशों में अमेरिका और अमेरिकी मित्र राष्ट्रों का कोई ना कोई अड्डा बना हुआ है। हवाई जहाज यहां पर उतरते हैं। जैसे आपको याद दिला दूं कि जब फ्रांस से उड़कर, यानी यूरोप से उड़कर हमारा राफेल आ रहा था, तो राफेल ने रिफ्यूलिंग, जो राफेल इंडिया आना था, उसने हवाई जहाज में तेल जब भरवाया था, रिफ्यूलिंग जब की थी, हालांकि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है, लेकिन उसके बावजूद हमने उसे यूएई में एक बार उतारा था कि भाई इतना दूर से चलता आ रहा है तो थोड़ा ब्रेक ले ले। जब अपन ने राफेल खरीदा था उस समय की बात कर रहा हूं। तो यहां से होता हुआ यूएई के पास रेस्ट करके फिर हमारा एक राफेल यहां पहुंचा था। राफेल के टाइम पर अगर आपको सूचना याद हो, फ्रांस ने भी अपना एयरबेस यहां बनाया हुआ है। तो अब विकल्प तलाशते हैं। मैं ये सारी जानकारी इसलिए दे रहा हूं, एक बार मैप की क्लैरिटी हो जाएगी तो फिर आप आज की कहानी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो विकल्पों की चर्चा हम कर रहे थे। तो पहला विकल्प था कि पानी के रास्ते से जाओ, जाकर हमला करो। वो संभव नहीं है, क्योंकि पानी के लिए निकलोगे तो यहां पर यमन में हूतिये बैठे हैं जो पानी को टारगेट करेंगे। दूसरा ऑप्शन बचता है सीरिया और इराक के ऊपर से निकलो। सीरिया और इराक दोनों ही ईरान के ही काउंटर पार्ट्स हैं, मतलब काउंटर पार्ट्स नहीं, एकदम अलाय राष्ट्र हैं। यहां पर पूरे टाइम आईसिस का प्रकोप रहा था। आज इन दोनों जगह, सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार है और ये वही वाला इराक है जिसके बगदाद में इनका ईरान वालों का जो सुलेमानी था वो मारा गया था। जो इनका कुद्स फोर्सेस का जो सबसे हेड आदमी था वो बगदाद में मारा गया था। यानी इराक और सीरिया को इन्होंने अपना बढ़िया मित्र बनाया हुआ है ईरान वालों ने। तो इजराइल के लिए बड़ा संकट क्या है कि अगर ईरान पर हमला करने जाना है, मान लीजिए कि यहां से उतर कर जाती है, कोई फ्लाइट जाती है, तो सीरिया में भी बशर अल असद उस फ्लाइट को टारगेट कर सकते हैं।
इराक के अंदर ऑलरेडी कुद्स फोर्सेस ने या ईरानी सेना ने अपना डेरा जमाया हुआ है, यहां से वो उन फ्लाइट्स को टारगेट कर सकते हैं। बाकी बचे और विकल्प क्या थे इनके पास, जो बेहतर विकल्प थे कि जॉर्डन से होकर निकलते, सऊदी के ऊपर क्रॉस करके जाते, बढ़िया से इस पर टारगेट कर देते। और चूंकि अमेरिका ने बढ़िया इन लोगों के साथ मित्रता की हुई है, तो इस मित्रता का लाभ उठाते यहां से फ्लाइट उड़ाकर डायरेक्ट सामने मार देते और इस पर्शियन गल्फ के अंदर पानी के अंदर जहाज खड़ा रखते और यहीं से फाइटर जेट्स उड़ा उड़ा करके यहां पर गोले चला देते। ये सारे ऑप्शंस अब समझ में आ जाने चाहिए। तो आज के सेशन में हम जब चर्चा करें कि इन्होंने क्या प्लानिंग की होगी, आप तब तक गैस कर लीजिए कि इनकी प्लानिंग क्या रही होगी। क्योंकि ईरान पर हमला होना है, अमेरिका ने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, वो रिलीज हो गए हैं, लीक हो गए हैं। उन लीक डॉक्यूमेंट में जब तक हम आगे बढ़े, आप कयास लगा लीजिए कि बताओ इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या चूज किया होगा। आप कल्पना करिए, तब तक मैं सेशन को आगे लेकर चलता हूं। क्यों लेकर चलता हूं? क्योंकि नेतन्याहू मल्टीपल टाइम कह चुके हैं कि ये तो छोटे मोटे प्रॉक्सी थे, लेबनान के अंदर हिजबुल्ला हो, गाजा पट्टी में हमास हो, ये तो सब चंगू मंगू थे। असल जो किरदार है वो तो ईरान है। ईरान के कहने पर ये लोग मुझ पर हमला कर रहे हैं और मैं अपने दुश्मन को दुनिया में कहीं पर भी नहीं छोड़ूंगा। यानी कि उन्होंने असल में टारगेट तो लिया हुआ है ईरान का कि तुमसे ही बदला लेना है। लेकिन हां, तुम्हारे छोटे मोटे जो अलाए हैं, चाहे लेबनान हो उत्तर में, दक्षिण में गाजा पट्टी में बैठा हमास हो, मैं इनसे एक बार निपट लूं, फिर आऊंगा तुमसे लड़ने के लिए। नेतन्याहू की इस प्लानिंग को अमेरिका ने अपनी तरफ से अमली जामा पहनाया। यानी कि युद्ध की तैयारियां तो बेहतर तरीके से चल रही हैं कि होना ही है। और इस बात की ज्यादा मतलब संभावनाएं इसलिए बढ़ जाती हैं, जिन्हें ईरान ने फ्रंट पर खड़ा किया था, चाहे याह्या सिनवार हो या इस्माइल हानिये या फिर नसरुल्लाह, ये तीनों के तीनों जा चुके हैं। और ऐसे में इन तीनों का मरना ईरान के लिए तीन बड़े मतलब एक तरह से समझिए कि उसके माउथ पीसों का मरना है कि यार ये तो हमारी तरफ से संघर्ष करने वाले लीडर थे, इन्हें अब तक सबसे आगे खड़ा करके रखा था, 20 साल से इनको तैयार किया था, अगर यही नहीं बचे तो इनका ये आतंक आगे कौन फैलाएगा। ऐसे में तीनों का मर जाना ईरान को ही फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर देता है। कोई और नहीं बचा, अब खैमनेई खड़े हुए हैं, खैमनेई ही सीधे टारगेट्स हैं और उसके अलावा कोई टारगेट बचा नहीं। इसका मतलब अब वॉर में दो ही लोग हैं, नेतन्याहू वर्सेस खैमनेई। इन दोनों के बीच में ही अब 1 to 1 होना है। बीच के सारे रास्ते साफ हो चुके हैं। एक बड़ा सवाल यहां पर निकलता है, जब नसरुल्लाह मारा गया उसके बाद में नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल के ऊपर ईरान ने 180 मिसाइलें फायर की 1 अक्टूबर की रात को। अगर आपको याद हो, इस पर हमने सेशन किया था और बताया था कि कैसे इजराइल के ऊपर ईरान से चलकर मिसाइलें आई थी और वो आकर के 180 मिसाइलें इजराइल पर फेंकी गई थी। उसके ऊपर हमने सेशन भी किया था, आपको बताया भी था 2 अक्टूबर के दिन कि देखो कैसे हमला हुआ है। एक बहुत बेसिक सा सवाल दिमाग में आता है और वो सवाल ये है, इजराइल पर अगर लेबनान का हमला होता, गाजा पट्टी से हमला होता, हूतियों का हमला होता, इजराइल अगले ही 24 घंटे के अंदर बदला ले लेता। 2 अक्टूबर से आज का सेशन 20 अक्टूबर को सुन रहे हैं आप, 2 से 20 अक्टूबर के बीच में इजराइल ने अभी तक बदला क्यों नहीं लिया? बहुत ही बेसिक सा सवाल बनता है। 2 अक्टूबर बीत गया और इससे पहले भी एक बार जब इजराइल के ऊपर ईरान ने हमला किया था, आपको यदि याद हो तो सीरिया के अंदर जो ईरान की एम्बेसी थी उस पर इजराइल का हमला हुआ था। उसका भी बदला लेने के लिए ईरान ने बमगोले चलाए थे। ईरान से चलाए गए गोलों पर इजराइल अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। तो क्या हम यह मान लें कि इजराइल इस ईरान से डायरेक्ट टकराने से डर रहा है या कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है? यानी कि उसकी प्लानिंग में ईरान को उसने सोचा हुआ है कि हां भाई, इसके पास सामान है, इससे लड़ने जाना है तो तुरंत नहीं जाना है, इसको सोच कर जाना है। सोच कर जाना है तो कितना सोचोगे? क्योंकि आपके ऊपर हमला 1 अक्टूबर की रात को हुआ था, अब तक 20 अक्टूबर 20 दिन बीत चुके हैं। इजराइल ने उसी दिन 2 अक्टूबर को कहा था कि मैं ईरान से बदला लूंगा, ईरान को अपने इस मिसाइल हमले की कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने 2 अक्टूबर के दिन ही यह बात बोल दी थी। यह कीमत कब चुकवाएंगे? पूरी दुनिया इसका इंतजार कर रही है। नेतन्याहू को बाइडेन समझा रहे हैं कि चिंता मत कर, अपन बदला लेंगे। लेकिन एक तरफ नेतन्याहू इस चिंता में है कि बाबा 5 नवंबर को आपके यहां चुनाव हैं, चुनावों के बाद आप बचोगे नहीं, आप हार गए, जीत गए, आपका कार्यकाल खत्म, चाहे कमला हैरिस आए या ट्रंप आए, आपका कोई मतलब बचेगा नहीं। तो मेरे को जो करना है पहले करना है। ऐसे में बाइडेन ने चुनावों में अगर लीड लेनी है तो बाइडेन को अपने डिसीजंस को बहुत ही स्ट्रांग दिखाना होगा।
पूरी दुनिया में ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि नवंबर में जब फर्स्ट वीक में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, कमला हैरिस के लिए बाइडेन युद्ध शुरू कर देंगे। इसलिए कर देंगे ताकि बाइडेन को एक मजबूत राष्ट्रपति दिखाया जा सके कि देखो, ईरान के साथ लड़ने की अमेरिका ने जो हिम्मत दिखाई, क्योंकि इन्हें, यानी कि इनके जो पूर्वज थे, पूर्वज से मतलब इनकी पार्टी के जो पूर्व लीडर थे, इनके पूर्वज पर्सनली नहीं, इनकी पार्टी के जो सीनियर्स थे जिनमें ओबामा शामिल थे, ओबामा ने ईरान के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया था। उसी सॉफ्ट कॉर्नर के चलते ईरान और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे JCPOA कहते हैं। 5+1 कंट्रीज ने मिलकर ईरान से कहा था कि तुम अगर IAEA को अपने न्यूक्लियर वेपन दिखने दो या न्यूक्लियर रिएक्टर्स देखने की इजाजत दो तो हम तुम्हारे साथ आगे की कार्रवाइयां आसान कर देंगे। लेकिन जब अमेरिका ओबामा के टाइम पर था तो उस समय पर इजराइल बड़ा नाराज हुआ था अमेरिका से कि आप ईरान के प्रति इतने डाइल्यूट मत होइए, ये आपके इस प्यार का मिसयूज करेगा, रिएक्टर की आड़ में बॉम्ब बना लेगा। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर हो या न्यूक्लियर बॉम्ब, दोनों में ही यूरेनियम एनरिच्ड की आवश्यकता होती है। यूरेनियम 92-235 एक उसका समस्थानिक है, आइसोटॉप है, जिसका एनरिचमेंट करके न्यूक्लियर बॉम्ब अथवा रिएक्टर बनाया जा सकता है। तो बोले ये उसका यूज करेगा, आप इसकी गलत फहमियों में मत आओ, इसको न्यूक्लियर वेपन मत बनाने में सहूलियत दो। ठीक है, ऐसे में सत्ता बदलती है और ट्रंप का शासन आता है, और ट्रंप आते ही ईरान पर पाबंदियां लाद देते हैं और उनके ऊपर काटसा लगा देते हैं कि अमेरिका और उसका कोई भी दोस्त ना तो ईरान से व्यापार करेगा और ना ही किसी को करने देगा। ऐसे में ईरान के ऊपर सैंक्शंस लादे जाते हैं। आज दुनिया में 3 सबसे ज्यादा सैंक्शन झेलने वाले देशों में रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया हैं। ईरान पर सैंक्शन ट्रंप के काल में आया तो उम्मीद की गई कि बाइडेन जब राष्ट्रपति बनेंगे तो ईरान के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा ओबामा ने किया था। ओबामा इन्हीं की पार्टी से थे तो बोले ये साहब अच्छे से व्यवहार करके उसके साथ लीनियंसी रखेंगे। तो बाइडेन के बारे में एक इमेज बनी हुई है कि ये ईरान पर हमला नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए। ट्रंप इलेक्शंस में लोगों को भड़काने ही इस तरह से लग रहे हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति रहा होता तो इजराइल से अब तक कह करके ईरान पर हमला करवा दिया होता। हालांकि बाइडेन इस हमले को इसलिए अंजाम नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनके जो मतलब इनकी पार्टी के जो पहले लीडर थे ओबामा, वो तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे ईरान के प्रति, और यही आधार है कि बाइडेन भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। ऐसे में पूरी राजनीति अमेरिका की टिकी इस बात पर है कि ईरान के प्रति कौन ज्यादा सख्त है। ट्रंप खुलेआम इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, बाइडेन थोड़ा सा झिझकते हुए चल रहे हैं। हाल ही में बाइडेन की बड़ी इंसल्ट भी हुई है क्योंकि जब याह्या सिनवार मारा गया उससे पहले कमला हैरिस का एक बयान था और वो ये था कि इजराइल राफा बॉर्डर पर फायरिंग ना करे। क्यों ना करे? बोले राफा बॉर्डर पर केवल लोग रहते हैं, हमास के लोग नहीं रहते, ऐसे में वहां पर इजराइल को हमले नहीं करने चाहिए। लेकिन याह्या सिनवार राफा बॉर्डर के नजदीक ही मारा गया। लोगों ने कहा कि हां मैडम, अगर आप ही की बात मान ली होती तो आज याह्या सिनवार जिंदा होता। इसका मतलब ट्रंप को लेकर, मतलब बाइडेन को लेकर और कमला हैरिस को लेकर अमेरिकियों में एक भाव है कि ये लोग थोड़ा सॉफ्ट हैं, इनके खिलाफ इतना एक्शन नहीं लेते। इसको ट्रंप भुनाए जा रहे हैं। तो यह माना जा रहा था कि 5 नवंबर से पहले अमेरिका अगर चाहता है कि कमला हैरिस राष्ट्रपति बने तो बाइडेन इस फैसले को करेंगे कि भाई जाओ और हमला कर दो। ठीक है, पूरी भूमिका तैयार हो गई। तो इसका मतलब नेतन्याहू को बाइडेन ने हमें समझाया होगा कि चिंता मत करो, हमला करेंगे। और यही बात अब रिलीज हो जाती है, लीक हो जाती है। यरूशलेम पोस्ट में आप देखते हैं कि अमेरिका ने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी। स्ट्रेटेजी थी 15 और 16 अक्टूबर के दिन हमला होने की। तो यूएस इंटेलिजेंस का डॉक्यूमेंट हाल ही में लीक होता है जिसमें बताया जाता है पोटेंशियल अटैक प्लान और ईरान, कि हम ईरान पर हमला कब करेंगे। और इस बारे में सत्यता क्या है? सत्यता यह है कि यूएस मिलिट्री ने इस पर जांच तक बिठा दी है कि यार ये डॉक्यूमेंट लीक कैसे हो गया, कुछ तो गड़बड़ है, हमारा ये डॉक्यूमेंट लीक नहीं होना चाहिए था। इस डॉक्यूमेंट के अनुसार 1 तारीख की रात को इजराइल पर हुए ईरानी हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका ने 15 और 16 अक्टूबर की तारीख डिसाइड की थी, जो आज से 4 दिन पहले बीत चुकी है। आपके दिमाग में आएगा तो फिर हमला हुआ क्यों नहीं, उसका भी जवाब आपको अभी मिल जाएगा। लेकिन उस डॉक्यूमेंट में 15 और 16 तारीख की डेट मेंशन थी। साथ ही साथ यह मेंशन था, अच्छा ये जानकारी आई कहां पर, तो एक मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर नाम से टेलीग्राम चैनल है। यह टेलीग्राम चैनल कुछ ईरान के सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले लोगों का है। ईरानियन सपोर्टर्स का ये जो टेलीग्राम चैनल है, इस पर हैकर्स ने
5 कंट्रीज को अमेरिका द्वारा शेयर किए गए डॉक्यूमेंट को डाल दिया। अमेरिका ने अपने 5 देश, वही कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन, इनसे यह डेटा शेयर किया था कि हम किस दिन हमला करेंगे। और यह डॉक्यूमेंट अभी ताजा ताजा बना था, 1 अक्टूबर के हुए हमले के बाद बना था। यानी पुराना डॉक्यूमेंट होता कि ईरान पर हमला करना है, ऐसा नहीं। उस 180 मिसाइल के बाद यह डिसाइड हुआ कि हम 15 और 16 को हमला करेंगे। और यह डॉक्यूमेंट जब 5 देशों से शेयर किया गया तो इसे ये जो हैकर्स होते हैं इन्होंने हथिया लिया और हथिया कर इसे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में जो आपके सामने यहां दिख रहा है, साफ मेंशन था कि 15-16 तारीख को हमला होगा। तो पहला सवाल, हुआ क्यों नहीं? 15-16 तारीख को हमला क्यों नहीं हुआ? दूसरा, हमला करने के लिए स्ट्रेटजी क्या अपनाई जा रही थी? तो इस स्ट्रेटजी में नंबर 1 यह बताया गया था कि कौन से लोकेशन से हम हमला करेंगे, और नंबर 3 क्या हम न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं? यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस डॉक्यूमेंट में रिवील हुई है। इजराइल ने आज तक दुनिया के सामने यह स्वीकार नहीं किया कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन दुनिया भर की एजेंसीज यह मानती हैं कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या 80 है। 80 न्यूक्लियर वेपन्स इजराइल के पास है। जैसे भारत ने खुद को कह रखा है कि हम परमाणु हथियार संपन्न हैं, लेकिन इजराइल पब्लिकली इस बात को स्वीकार नहीं करता। वहीं स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट, जो पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर के वेपन्स का लेखा जोखा रखता है, जैसे सिप्री के नाम से आप जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसने अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ है कि इनके पास 80 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बॉम्ब हैं, और ये इनका उपयोग कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट में न्यूक्लियर वेपन का भी यूज किया जा सकता है, इसका भी जिक्र किया गया है। इसका मतलब ये तो गजब है। अब दूसरा सवाल यह है कि लोकेशन क्या है, यानी हमला करने कहां से जाएंगे? क्योंकि मैंने आपको जो शुरुआत में जानकारी दी थी कि भाई इसके पास इतने सारे स्थान हैं हमला करने के, A B C D E F, इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो इजराइल पर हमला करने, ये ईरान पर हमला करने के लिए कौन सा रूट अपनाएंगे, क्या है इस डॉक्यूमेंट में? कम से कम ईरान को इससे बड़ा फायदा हुआ होगा कि यार इनका आइडिया लग गया कि ये कहां से हम पर हमला करने की सोच रहे थे। ठीक है साहब, तो 15-16 तारीख हमले की चुनी गई थी, एक बात। दूसरी बात जो निकलकर आई वो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, और यह आश्चर्य अमेरिका की एक कूटनीतिक हार की तरफ इशारा करता है। क्या? देखो, इसके अंदर जो जगह चुनी गई है ना, उसका नाम है हैतसेरिम। हैतसेरिम नाम का एक एयरफील्ड है जिसे 16 अक्टूबर के लिए तैयार किया गया है। हैतसेरिम नाम का एयरफील्ड, ये एकदम सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो अब पब्लिक हो चुका है। हैतसेरिम नाम के एयरफील्ड को तैयार किया गया। अब ये हैतसेरिम कहां है? देखो, ये इजराइल का मैप रहा, और इस इजराइल के अंदर हैतसेरिम अगर आपको दिखाई दे तो ये रहा। हैतसेरिम नाम का ये एयरबेस वही एयरबेस है जिस पर इजराइल के ऊपर जब 180 मिसाइलें दागी गई थी तो इस पर भी मिसाइलें डाली गई थी। साथ ही साथ तेल नौफ, ये दूसरा एयरबेस था जब 180 मिसाइलें आई थी तो हैतसेरिम पर और तेल नौफ पर आई थी। इंटरेस्टिंग बात जानो, इजराइल छोटा सा तो कुल देश है, इस छोटे से देश में 80 न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हैं। तो न्यूक्लियर बॉम्ब कहां रखे होंगे? ऐसा थोड़ी है कि सारी की सारी इंटेलिजेंस इजराइल के पास ही है। माना जाता है कि ईरान वालों के पास भी तो इंटेलिजेंस होगी, उनकी भी तो खुफिया एजेंसी है, उनकी भी तो कुछ फोर्सेज हैं, वो भी तो कुछ जुगाड़ती होंगी। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि इसने अपने न्यूक्लियर वेपन इसी तेलनॉफ और हैतसेरिम पर रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि यहीं पर इसके F-16 और F-35 जो अमेरिका के सबसे उन्नत फाइटर जेट्स हैं वो तैनात खड़े हैं। इसका मतलब कभी भी अगर जरूरत पड़े तो इसी एयरबेस से फ्लाइट्स उड़ेंगी, और यही बात इस रिपोर्ट में लीक हो जाती है कि हैतसेरिम से हम अपनी फ्लाइट्स उड़ाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल, हैतसेरिम से फ्लाइट उड़ाओगे तो ये फ्लाइट जाएंगी कहां होकर? आइदर सीरिया के ऊपर, जॉर्डन के ऊपर से होकर, फिर सऊदी के ऊपर से होकर, या फिर इराक, ईरान के ऊपर से होती हुई जाएंगी। आप अपने दिमाग में सवाल बहुत सारे बनने लगेंगे कि वो जो विकल्प थे A B C D E कौन सी जगह से जाए, तो उसमें पहला सवाल तो यही बनना चाहिए कि हैतसेरिम पर हमला हुआ था, और अगर इस पर हमला हुआ था तो इसी को ही क्यों चुना गया? मतलब यहीं से रिटेलिएट करने के लिए क्यों चुना गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब इनको न्यूक्लियर वेपन की कहा जा चुका है कि न्यूक्लियर वेपन डालने हैं, तो इतना दूर से कोई थोड़ी जाएगा यार, ये तो टेंशन की बात हो जाएगी। ये दोनों ही प्रश्नों का अब आपको जवाब मिलेगा। यानी कि 15-16 तारीख की बात हो गई, एयरबेस का पता चल गया, और वेपन्स के नाम पर न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल का भी जिक्र हो गया।
एक और बात जान लीजिए, इसमें पूरी तरह से यह तैयारी भी डॉक्यूमेंट में दिखाई दी, और वो ये कि हम लोग अपने कितने सारे वेपन्स को उधर शिफ्ट करेंगे। अमेरिका पूरी तैयारी बता रहा है कि हम अपने वेपन्स को कैसे लेके जाएंगे, कैसे फ्यूल हवा में भरवाएंगे, कौन सा सामान कहां रखेंगे, सारा जिक्र उस डॉक्यूमेंट के अंदर हो गया। चलिए, तो यहां तक सारी बातें जब पता चलती हैं तो पहला सवाल दिमाग में आता है ज़ेरेम ही क्यों नहीं अमेरिका उन देशों को चुन रहा जहां पर उसने ऑलरेडी अपने इतने सैनिक बिठा रखे हैं। कितने सैनिक बिठा रखे हैं? देखो, इजराइल के अलावा अमेरिका ने कितने सैनिक बिठा रखे हैं? मिडिल ईस्ट के 8 देशों में अमेरिकी सैनिकों की संख्या देखो। अब आप देखो, यूएई के अंदर अमेरिका के 3500 सैनिक हैं। कतर जो छोटा सा देश है जिसकी राजधानी दोहा, जिसके अंदर इन्होंने अभी फीफा वर्ल्ड कप करा दिया, वहां पर 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ऐसे ही छोटा सा देश कुवैत, जिसने इराक के साथ युद्ध लड़ा था, उसमें 13,500 अमेरिकी सैनिक अटेंडेंट हैं। इराक में 2500, सीरिया में 800, जॉर्डन में 3000, सऊदी के अंदर 2700, इतने सैनिक इसके पास खड़े हैं। अमेरिका ने इन सब देशों में अपने सैनिक स्टैंड बाई पर लगा रखे हैं। तो फिर इजराइल ही क्यों इजराइल से ही, हेज़ेरिम से ही हवाई जहाज उड़ाने की इसने सीक्रेट प्लानिंग करी? यूएस ने इतने सारी जगह पर, ये जो अमेरिकी झंडा दिख रहा है, इतने जारी जगह पर अपनी फोर्सेस ईरान के चारों तरफ तैनात कर रखी है। अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, इधर की तरफ ये सारे के सारे जो गल्फ कंट्रीज हैं, इन सब के अंदर फिर भी इजराइल से ही क्यों फ्लाइट उड़ाएगा? एक और सवाल, अमेरिका के साथ साथ उसके नाटो मेंबर भी दोस्त हैं, जैसे कि फ्रांस की भी मिलिट्री की प्रेजेंस इन देशों में है, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे पानी की जगह हो, इन सब के अंदर फ्रांस भी प्रेजेंट है। ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि ऐसा क्यों कि इन्होंने किसी और देश से अपने फाइटर जेट उड़ाने का प्लान नहीं किया? तो उसका आंसर जान लीजिए। देखिए, जब 1 अक्टूबर को हमला हुआ था ना, इधर तो इजराइल तैयारी में लग गया कि बदला लेंगे। उसी समय पर ईरान के विदेश मंत्री हवाई जहाज लेके उड़ते हैं इन सारे देशों से मिलने के लिए, जिनके पास अमेरिका वालों ने अपनी तैयारियां कर रखी हैं। मैंने इसके बारे में सेशन भी किया था। मैंने आपको बताया था कि गल्फ स्टेट्स ने साफ मना कर दिया अमेरिका को कि हम अपना एयर स्पेस आपको यूज नहीं करने देंगे। ये देख लो, मेरा सेशन किया हुआ है 11 अक्टूबर का, और उस 11 अक्टूबर के सेशन में मैंने आपके सामने ये वाली इमेज शो की थी और उसमें बताया था कि ईरान इज थ्रेटनिंग टू ब्रेक इट्स फ्रगाइल ट्रूस विद सऊदी अरेबिया, कि आपके साथ जो संधि हो रखी है मैं तोड़ दूंगा, आप किसी भी कंडीशन में परमिशन मत दे देना अपने एयर स्पेस को यूज करने की। ध्यान से सुनना, ईरान ने सारे देशों को धमका दिया कि देखो, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अगर तुमने अपने एयर स्पेस का यूज होने दिया, तुम्हारी धरती से कोई फाइटर जेट उड़ा और मुझ पर हमला करने आया, मैं हारूं या जीतूं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे ऊपर अगर मैंने गोला गिरा दिया तो तुम्हारी इकोनॉमी खराब हो जाएगी, तुम साइड में रहो। तो ईरान ने इन गल्फ स्टेट्स को साफ कह दिया। ये आप एक्सक्लूसिव खबर 10 अक्टूबर की देख रहे हैं, इस पर मैंने सेशन 11 अक्टूबर को किया था, जिसमें बताया था गल्फ स्टेट मस्ट नॉट अलाउ यूज ऑफ एयर स्पेस अगेंस्ट ईरान, ऐसा ईरानियन ऑफिशियल्स ने साफ कह दिया। और जब साफ कह दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि इनका मिलना जो 8 अक्टूबर को ये गए थे वो कारगर हो गया। कारण यह निकला कि जब ईरान ने सबको धमका दिया तो ऐसे में इन सारे देशों ने पीछे किनारा कर लिया कि देखो, आप लोग झगड़ो, हम बीच में नहीं आएंगे, आ गए तो हम पर गोला पड़ जाएगा, और हम पर गोला पड़ जाएगा, बेहतर है कि हम इसके साथ ही रहें, हम आप पर सर साथ नहीं दे सकते, सैनिक बिठाओ, हमला हम नहीं करने देंगे। अब दूसरा सवाल, चलो कंट्री से हमला ना हो कोई बात नहीं, पानी से तो कर सकते हो। पर्शियन गल्फ में आपने इतने सारे जहाज खड़े कर रखे हैं, यहां पर अमेरिका ने पूरी अपनी मिलिट्री जमा रखी है, यहां पर गल्फ स्टेट ऑफ हार्मुज के पास, पर्शियन गल्फ के पास, यहां पर आपने अपने जहाज जमा रखे हैं। यहां से ईरान पर हमला कर दो तो क्या ईरान ने चूड़ियां पहन रखी हैं? क्या वो दोबारा रिटेलिएट करके इन जहाजों को गोले से नहीं उड़ा देगा? ऑलरेडी हूतियों ने धमकी दे रखी है कि यूएस एयरक्राफ्ट अगर गलती से भी हमारे ऊपर लॉन्च करता दिख गया, उड़ा देंगे हम उसको, पानी में, हवा में उड़ा देंगे। इसका मतलब अमेरिका को यह पता है कि गल्फ के अंदर रहकर ना तो गल्फ कंट्रीज के थ्रू ईरान पर हमला किया जा सकता है, ना ही पानी में खड़े हुए जहाजों से ईरान पर हमला किया जा सकता है। 15-16 तारीख के दिन जो हमले की जगह तय की गई इजराइल, उसके पीछे का बड़ा कारण था ईरान का अपने साथ वाले देशों को धमकाना।
तो ए दिल तू मत रो, चुप हो जा, अब अपन बदला लेंगे, कुछ और प्लान करेंगे। इसलिए 15-16 तारीख आ गई, अदरवाइज तो ये तारीख पहले ही हो जाती बदला लेने की। लेकिन अमेरिका की सारी स्ट्रेटेजी धरी रह गई, क्योंकि इस क्षेत्र का कोई भी साथी अमेरिका के साथ नहीं खड़ा हुआ कि सर हम अपनी जगह का उपयोग नहीं करने देंगे। पहला पॉइंट संभवतः आपको मिल गया होगा। अब सवाल आपके दिमाग में दूसरा, 15-16 तारीख को निकले हुए 5 दिन हो गए, आज हम 20 तारीख की इस खबर को सुन रहे हैं, तो ये बताइए अब तक हमला क्यों नहीं हुआ? 15-16 को हमला क्यों नहीं हुआ? देखो 16 को हमला होने वाला था, लेकिन उस दिन एक घटना होती है। क्या होती है याद करो। 17 अक्टूबर की हेडलाइन आप सुनते हैं कि हमास का लीडर याह्या सिनवार मारा जाता है। याह्या सिनवार का मारा जाना अमेरिका को एक दिन पहले से पता होता है। देखो ये चीज जान के चलो, इजराइल जो भी काम करता है, चाहे नसरुल्लाह को मारना हो, चाहे इस्माइल हानिये को मारना हो, चाहे याह्या सिनवार, इनकी सारी इंटेलिजेंस अमेरिका को बिल्कुल हॉटलाइन पे दी जाती है कि सर ये पता चल गया, ये फलानी जगह खड़ा है, मारना है इसको। और रिलीज दूसरे दिन किया जाता है, पहले ही मार दिया जाता है। मतलब ये उस दिन नहीं बताते जिस दिन मारा गया होता है। धीरे धीरे चीजें घटनाक्रम रिलीज होती हैं। जैसे 17 को अपने पास सूचना आई तो इसका मतलब नहीं छनते ही न्यूज चली आई, मीडिया वाले साथ घूम रहे, नहीं, पहले ये सारी चीजें क्रॉस चेक करते हैं, तब जाके सिस्टमैटिक तरीके से रिलीज करते हैं। कोई पत्रकार ऐसा नहीं है कि ड्रोन की फुटेज भी पत्रकार ही देख रहा हो, हाँ हाँ बताओ भाई फाड़ो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, 15-16 तारीख के दिन जब प्लान कर रहे थे, उस समय इन्हें एक बड़ी लीड हाथ लगी कि हमको याह्या सिनवार का पता चल गया, वो इस एरिया में देखा गया है। याह्या सिनवार अपने आप को बड़ा हेरोइक अंदाज में लिए घूम रहा था। वो ये कह रहा था कि मैं इस्माइल हानिये की तरह ईरान में नहीं मरूंगा, मरूंगा तो मैं गाजा पट्टी में ही, ताकि औरों को मोटिवेट कर सकूं। ऐसे में उसका मारा जाना इजराइल की एक बड़ी उपलब्धि तो था। इजराइल ने सोचा कि इससे लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। अब यही 16 तारीख की घटना जब 17 को पब्लिक हुई, हिसाब बराबर नेतन्याहू ने कहा, लोग इस घटना से मोटिवेट हो गए। कौन मोटिवेट हो गए? अब घटना सुनो। देखो नसरुल्लाह जो था ना, वो शिया मुसलमान था, और ये जो याह्या सिनवार था ये सुन्नी मुसलमान था। ईरान बार बार सबको यह समझाने लग रहा है कि देखो ये शिया सुन्नी लड़ाने का काम अमेरिका वाले करते हैं, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, मुसलमानों सब एक हो जाओ। इजराइल इसमें कोई अंतर नहीं करता कि कौन शिया है कौन सुन्नी है, सब मुसलमान एक हैं, वो सबको मारता है। चाहे नसरुल्लाह शिया हो, चाहे इस्माइल हानिये सुन्नी हो, या फिर याह्या सिनवार सुन्नी हो, ये सबको मारता है। ऐसे में इजराइल की तरफ से, ईरान की तरफ से खैमनेई ने सारे मुसलमानों को आह्वान दे दिया। मुसलमानों में एकदम पूरी एकता आ गई कि हम इसका बदला लेंगे। बदला लेंगे से क्या मतलब है वो सुनो। इन सब ने याह्या सिनवार की मौत पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड ले लिया कि देखो वो मरते मरते भी ड्रोन पर छड़ी फेंक रहा था, यानी उसने सरेंडर नहीं किया, आखिर तक भी वो युद्ध लड़ रहा था। एक हेरोइक इमेज उसके अंदर आ गई। इस हेरोइक इमेज का नतीजा क्या निकला? यमन के अंदर, ईरान के अंदर, लेबनान के अंदर सब जगह याह्या सिनवार के झंडे टक गए कि देखो हीरो की मौत ऐसी होती है। और इस मौत ने असल में शिया सुन्नियों को एक कर दिया। मुसीबत क्या हुई? इस घटना के रिटेलिएशन में अगर सारे मुसलमान एक हो जाएं तो ऐसे में सिविल वॉर की स्थिति वर्ल्ड में पैदा हो सकती है। अमेरिकी ठिकानों को और अमेरिकी संस्थानों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस नुकसान को अमेरिका भांप गया कि याह्या सिनवार के मरते ही अगर ईरान पर हमला कर दिया तो हम लोग अभी सेना की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता अगर अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर दे तो फिर सारा की सारा खेला खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लोग संख्या में तो कम ही है ना। ऐसे में अगर जनता भड़क गई, क्योंकि सेना की लड़ाई है तब तक तो सब चल रहा है, जनता भड़क गई तो दिक्कत हो जाएगी। ये बैकफुट पर चले गए। ये खबर बनती है कि दिस इज हाउ ए हीरो डाई। ऐसा गाजा के लोगों ने हमास लीडर के मारे जाने के बारे में सोचा। अब क्या होगा? क्या इजराइल अपनी घटनाओं में अब ईरान से बदला लेने में पीछे रह जाएगा? देखो सीधी सी बात यह है कि खुद अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा कि इस तरह की चीजों का लीक हो जाना अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है, चीजें लीक नहीं होनी चाहिए। यूएस मिलिट्री ऑलरेडी इस वजह से परेशानी में है कि यह जानकारी लीक हो गई तो अब नया प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल भी अब अगर अपने इस एयरबेस से हमला करने वाला था, ईरान को यह सीक्रेट जानकारी पब्लिकली पता चली तो ईरान भी हमले के दौरान इसी को टारगेट करेगा। उसकी सारी की सारी तैयारियां इस जगह के लिए हो गई, तो आपका प्लान लीक हो गया। यह लीक होना चिंताजनक है और इसकी जांच इन्होंने बिठा दी है। अमेरिका ज्यादा ही डेमोक्रेटिक है। पिछले साल भी इनके यहां पर ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट लीक हो गया था और ऐसे में 21 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया था। यूएस एयर नेशनल था, एक आदमी जो 21 साल का ही था, उसको भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि ऐसे ही लास्ट टाइम भी एक डॉक्यूमेंट इनका
का लीक हो गया था। इनके यहां लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, लीक हो जाते हैं दस्तावेज जो सही होते हैं। यह दस्तावेज भी सही है। संभवतया आपको वो सारे कारण पता चल गए हों कि अमेरिका की प्लानिंग क्या है और किस तरह से इस प्लानिंग को यह अंजाम देने वाला था। ईरान ने इस बात पर साफ कहते हुए कहा है कि अगर आप में से किसी ने भी हमारे न्यूक्लियर स्टेट को टारगेट करने का, कि रिएक्टर पर गोला डाल देंगे ईरान खुद खत्म हो जाएगा। ईरान ने कहा देखो, यह आपकी गलतफहमी हो सकती है कि आप हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को टारगेट कर लोगे, हम भी आपके न्यूक्लियर बॉम्ब जहां रखे हैं उन्हें टारगेट कर देंगे। हम तो मरेंगे, तुम्हें भी ले मरेंगे, हमें भी पता है कि तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन कहां रखे हैं। यही कारण है कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट होने का दावा करते हुए अपने ऊपर हथियार से हमला नहीं कर रहे। संभवतया आप सभी साथियों को यह जानकारी बेहतर तरीके से समझ में आ गई हो। जानकारी समझ आ गई हो तो साथियों को साझा कर दीजिएगा। फिलहाल 54,000 लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं। मात्र 30 मिनट के सेशन में इतने सारे लोगों का एक साथ प्यार मिलना, लेकिन लाइक में कंजूसी होना। मात्र 877 लाइक किए हैं। कृपया करके एक थम्स अप दबाना होता है वीडियो के नीचे, उसे कर दें। चैनल पर आप उपस्थित हुए, इतनी देर तक सुना, आप चाहें तो चैनल पर एक सब्सक्राइब का बटन भी है, उसे दबा दें। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो साथियों से सब्सक्राइब करा दें। इसका कोई चार्ज नहीं लगता, 0.19 सेकंड लगती है उस बटन को दबाने का। ठीक है, कृपया करके इतना सा कष्ट कर लें। बाकी हमारा एक नया चैनल जिस पर जल्दी ही बहुत ही शानदार एडिटेड वीडियोस आने वाले हैं, उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर दें। उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। एक अत्यंत जरूरी सूचना, और वो ये है कि आज रात 12 बजे बाद हमारे एनसीईआरटी बैच में एडमिशंस बंद हो जाएंगे। जिन्हें भी अपने लिए और अपनों के लिए बैच में एडमिशंस दिलवाने हैं, लेने हैं, कृपया करके अभी जाकर अपने एडमिशंस बुक कर लें। बहुत ही नॉमिनल कीमत पर साल भर की वैधता के साथ मैं आपको 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मटेरियल लेकर आपके सामने लाइव बैच में उपस्थित होंगे। अगर चारों सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप केवल पॉलिटी का बैच भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कल सुबह 9:30 बजे से शुरू हो रहा है। ऐसे में अगर आप चाहें तो बैच के लिए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन, जो आपके लिए कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, वहां से जाकर बैच परचेज कर सकते हैं। लाइव क्लासेस रहेंगी, उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, अगले दिन उस टेस्ट का डिस्कशन सुबह वाली क्लास में होगा। एक बेहतरीन एंगेजिंग प्रोसेस होगा। कंटेंट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा। क्लासेस लाइव रहेंगी। जब लाइव आप ना देख पाए तो उन्हें आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी पूरे साल भर तक देख पाएंगे। उम्मीद है कि आपके लिए यह जानकारी उपयोगी हो। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो हमारे रिकॉर्डेड बैच भी अपनी एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी बहुत ही नॉमिनल कीमत पर एक्सेस कर सकते हैं। आरएएस का भी रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध है। हम जो क्लास नोट्स पढ़ाते हैं वो भी हमारे एप्लीकेशन पर खरीदने के लिए उपलब्ध है, जो आपके घर पर हार्ड कॉपी में पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि